Hi students, how are you all? In this video we are going to understand stock market terminologies. So फटाफट से अपनी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 6.4 ओपन कर दीजिए. I will try to cover maximum of the portion. This will be again in parts. The first point which we see is agent. Agent meaning has no difference whether it is stock market or whether it is a business market. The meaning, the concept remains same. अब ज़रा याद करो कि मार्केटिंग टर्मिनोलॉजीज़ अगर आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें भी एजेंट हमने कवर किया है और हमने वहाँ पर ये पढ़ा था कि मैन्युफैक्चरर से लेकर कस्टमर तक बीच में जितने भी लिंक्स होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं. दैट कैन बी होलसेलर्स, दैट कैन बी रिटेलर्स. नाउ उसी तरीके से अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो यहाँ वर्ड मैन्युफैक्चरर नहीं होगा, यहाँ पे वर्ड होगा कंपनी और कंपनी के शेयर्स, और कस्टमर मतलब जिसको शेयर्स बाय करने हैं. सो इफ़ अ कस्टमर डज नॉट गो टू कंपनी डायरेक्टली, इंस्टेड ही अपॉइंट्स वन एजेंट, एक ब्रोकर को बीच में रखता है. द करेक्ट वर्ड इज़ ब्रोकर. एक ब्रोकर को बीच में रखेगा, उसको इन्फॉर्मेशन देगा कि हमको शेयर्स परचेज़ करने हैं, कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है वो शेयर्स हम परचेज़ करना चाहते हैं. तो ब्रोकर आपको सारी गाइडलाइंस देगा, आपको समझाएगा कि भाई आपको ग्रोथ वाले में जाना है कि आपको स्टेबल अर्निंग में जाना है, आपको रिस्क लेना है कि रिस्क नहीं लेना है. ठीक है. सो ये सारे इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करता है? एजेंट प्रोवाइड करता है. और आप लोगों के स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा मोतीलाल ओसवाल. ये एक सबसे बड़ा ब्रोकर माना जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर. काफ़ी और प्लेयर्स भी हैं लेकिन मोतीलाल ओसवाल, शेर खान जैसे प्लेयर्स बहुत ही बिग प्लेयर्स हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज़ अमोर्टाइज. इसको एक छोटे से एग्जांपल से समझेंगे, समझ में आ जाएगा. अमोर्टाइज का मतलब होता है स्प्रेड करना, फैलाना. ठीक है. लेट अस अज्यूम कि यू आर अ मोबाइल फ़ोन मैन्युफैक्चरर. स्मार्टफोन बनाया और उसकी डिज़ाइन लोगों को बहुत पसंद आई. अब आपको ऐसा डर है कि ये डिज़ाइन कोई कॉपी कर लेगा, तो उसको रोकने के लिए आप क्या करवाओगे? पेटेंट करवाओगे उसको. अब पेटेंट एक बार हो जाएगा तो वो आपकी इंटेंजिबल असेट मानी जाएगी. क्या मानी जाएगी? इंटेंजिबल असेट. वो दिखेगी नहीं लेकिन एक पेपर के फॉर्म में वहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर ये डिज़ाइन को कोई कॉपी कर लेगा तो फिर उस पर केस हो जाएगा और केस वो हार जाएगा. नाउ गाइस, ये पेटेंट का खर्चा कितना होगा अप्रॉक्सीमेटली? विल इट बी 1 लाख, 2 लाख और इट बी ह्यूज एक्सपेंस? सो आंसर विल बी इट विल बी ह्यूज एक्सपेंस. और अगर ह्यूज एक्सपेंस है तो एक्सपेंस तो डेबिट साइड पे बुक होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे. तो इतना बड़ा खर्चा एक ही बार में अगर प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे आप बुक कर दोगे और अगर वो साल में उतना आपका सेल्स नहीं हुआ और वो खर्चा सेल्स ने एब्जॉर्ब नहीं किया तो फिर होगा क्या? एट द एंड ऑफ द ईयर योर प्रॉफिट एंड लॉस विल शो अ बिग लॉस. और उसके नेक्स्ट ईयर में फिर वापस नॉर्मल हो जाएगा क्योंकि वो साल में इतना खर्चा होगा नहीं ना. 5 साल में तो एक ही बार करना है खर्चा. आपकी बैलेंस शीट एंड आपकी प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा इनकन्सिस्टेंट नज़र आती है. ईयर नंबर 1 में आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया, ईयर नंबर 2 में बहुत ही प्रॉफिट हो गया. शेयर होल्डर्स को और ऑडिटर लोग को ये थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, हालांकि गड़बड़ है नहीं. इट इज़ अ सिंपल एक्सपेंस विच हैज़ बिन बुक्ड इन ईयर 1 एट द डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. लेकिन उसकी वजह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ा इनकन्सिस्टेंट हो जाता है. तो आपको वो स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जवाब है अमोर्टाइज करवाना पड़ेगा. जी हाँ दोस्तों, अमोर्टाइजेशन का मतलब होता है एक बड़े एक्सपेंस को कुछ सालों तक आपको क्या कर देना है? स्प्रेड कर देना है. तो अगर हमारा खर्चा 1 करोड़ रुपीज़ है, 1 करोड़, और हमको ये 5 साल में एक ही बार एक्सपेंस इनकर करना है तो हमारा 1 करोड़ 5 साल के अंदर स्प्रेड हो जाएगा. तो हम एवरी ईयर कितना एक्सपेंस बुक करेंगे? 20 लाख रुपीज़ प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड पे बुक कर देंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? दैट इज कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. यू हैव टू चार्ज द एंटायर कॉस्ट इनटू सीक्वेंस और इनटू द इक्वल इंस्टॉलमेंट्स फॉर सम ईयर्स. मैंने 5 साल क्यों लिया? क्योंकि उसकी लाइफ 5 ईयर्स है. तो कोई भी असेट की लाइफ जितनी भी होती है उससे हमको मेन अमाउंट को डिवाइड कर देना है और जो भी अमाउंट आएगा वो इक्वली उतने सालों तक आपको चार्ज करना रहेगा. दैट इज़ कॉल्ड अमोर्टाइजेशन. अगला पॉइंट एन्युटी ड्यू एंड एन्युटी, दोनों को एक साथ कवर करेंगे. और ये जो कंसेप्ट है वो नॉर्मल लाइफ से जुड़ा हुआ कंसेप्ट है.
अकाउंट में सैलरी आती है लेकिन 10 तारीख तक अकाउंट में बैलेंस ख़त्म हो जाता है। उसका रीज़न है ये एन्युइटी ड्यू एंड एन्युइटी, सैलरी आना और इंस्टॉलमेंट्स का डिडक्ट होना। ये जो इंस्टॉलमेंट्स डिडक्ट हो जाते हैं ना अकाउंट से, इंस्टॉलमेंट्स EMI जिसको बोलते हैं, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, यही तो है एन्युइटी ड्यू एंड एन्युइटी। क्या ये दोनों सेम है? तो आइए समझते हैं। एन्युइटी का मतलब होता है वो अमाउंट, योर अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, आपका जितना EMI कट रहा है महीना महीना। और एन्युइटी ड्यू का मतलब है कि वो कब ड्यू हो रहा है। अब जनरली क्या होता है कि सैलरी लेट से फर्स्ट को क्रेडिट हो जाती है, तो आपका एन्युइटी ड्यू सिस्टम के हिसाब से सेकेंड या थर्ड होगा। बैंक वाले ऐसा सेट करेंगे कि एक बार सैलरी आ जाए उसके नेक्स्ट डे एन्युइटी ड्यू उसका हो जाएगा। सो एन्युइटी ड्यू इज़ रिलेटेड टू द टाइम बट एन्युइटी इज़ रिलेटेड टू द अमाउंट। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। अगला पॉइंट है गाइज अप्रिसिएशन। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लूँगा, इसको ध्यान से समझना। आपने एक AC बाई किया जिसका कॉस्ट था 30,000 रुपीज़। आपने AC लगवाया, अपने रूम में लगवाया और फिर सोचा कि यार AC की ज़रूरत नहीं है, इसको बेच डालते हैं। आपने दूसरे ही दिन उसका फ़ोटो क्लिक करके OLX पे बेचने के लिए रखा और रखा भाई इट इज़ न्यू, इट इज़ ओनली यूज़ 1 डे, प्लीज़ गिव मी 30,000। क्या आपको कोई 30,000 देगा? नहीं देगा। वो सेकेंड हैंड माना जाएगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो यूज़ हो चुका है ऐसा मान लिया जाएगा। तो वो हो गया डेप्रीसिएशन। वो क्या हो गया? डेप्रीसिएशन। क्योंकि आपने यूज़ कर लिया, उसकी मेन वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लेकिन अप्रिसिएशन उसका रिवर्स है, उसका ऑपोजिट है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने कोई गांव में ज़मीन खरीद ली, सस्ते में खरीद ली, एकदम लो कॉस्ट में आपने खरीद ली, लेट्स से 2 लाख रुपए में ज़मीन आपने खरीद ली। अब कुछ सालों के बाद वो जो गांव है वो शहर में कन्वर्ट हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है, वो सिटी बनने जा रहा है, वो शहर बनेगा। वहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम डेवलप हो गया, वहाँ पे भी टर्शियरी सेक्टर एकदम डेवलप हो गया। तो क्या आपकी वो जो लैंड की वैल्यू है वो बढ़ेगी कि फिर कम होगी? आपकी लैंड हो या बिल्डिंग हो, जो भी हो, वहाँ पर वो बढ़ेगा उसका वैल्यू के कम होगा? तो अब होता है आंसर कि भाई वो तो सर उसकी वैल्यू तो बढ़ेगी। तो फिर सर हम डेप्रीसिएशन क्यों बुक करते हैं? अप्रिसिएशन होना चाहिए ना। अगर वैल्यू बढ़ती हो तो फिर डेप्रीसिएशन का कंसेप्ट ही गलत है। तो गाइस इसको समझना। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट के हिसाब से और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से दोनों में थोड़ा प्लस माइनस चलता रहता है। बाहर दुनिया में एक्चुअली कुछ और हो रहा है लेकिन हम बुक्स में कुछ और करते हैं। हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेप्रीसिएशन वाला स्टैंडर्ड लगाते हैं कि भाई रिटन डाउन वैल्यू या स्ट्रेट लाइन मेथड से असेट को डेप्रीशिएट कर देना है। बट बाहर की वैल्यू उसकी थोड़ी कुछ अलग होती है। तो ये कंसेप्ट क्या बोल रहा है कि अगर आपकी असेट की बाहर की वैल्यू अलग है और बुक की वैल्यू अलग है और उस वैल्यू को आप बढ़ाना चाहते हो, मार्केट के हिसाब से लेके आना चाहते हो, तो फिर आप अपनी बुक में अप्रिसिएशन का कंसेप्ट भी अप्लाई कर सकते हो। सो एप्रिसिएशन इज़ व्हाट? इंक्रीज इन द वैल्यू। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ आर्बिट्रेज। आर्बिट्रेज एक टाइप का स्पेकुलेशन ही माना जाता है। यस, ये सट्टा ही है, लेकिन बोल सकते हैं लीगल वाला सट्टा। इस पर कोई बैन वैन नहीं है। बेसिकली ये मार्केट्स के फ्लक्चुएशंस के हिसाब से एक बायर, एक सेलर प्लानिंग करके आर्बिट्रेज का कंसेप्ट यूज़ करता है। आर्बिट्रेज का मतलब है कि यहाँ से कुछ खरीदा और यहाँ से कुछ बेचा, यहाँ से खरीदा और यहाँ बेचा। आपने कम भाव में कुछ खरीदा और ज़्यादा भाव में बेच दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, दो मार्केट्स हैं, एक NSE है, दैट इज़ नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एंड एक बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दोनों स्टॉक एक्सचेंज अलग हैं, दोनों पे हमारी शेयर की प्राइस लिस्टिंग अलग होगी। अगर आपने एक मार्केट से कम भाव में उठा लिया और फिर दूसरे मार्केट में उसको जाके बेच दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम? आर्बिट्रेज बोलेंगे। द सेम कंसेप्ट इज़ ऑल्सो यूज्ड बिटवीन द कंट्रीज़। अब गोल्ड का एग्जांपल ले लीजिए। दुबई में गोल्ड सस्ता है एज़ कम्पेयर टू इंडिया। चेक कर लेना ऑनलाइन, शायद मैं गलत हो सकता हूँ, लेकिन मैंने चेक किया था, उसकी वैल्यू कम है। दुबई में अगर गोल्ड सस्ता है, दुबई में आपने गोल्ड परचेज़ कर लिया और इंडिया में जब भाव बढ़ा, वही गोल्ड इंडिया में आके तुमने दिवाली के टाइम पे बेच दिया। तो ये है आर्बिट्रेज, साइमल्टेनियस परचेज एंड सेल ऑफ अ सेम स्टॉक इन डिफरेंट कंट्रीज और इन डिफरेंट। अगला पॉइंट है असेट्स।
वेरी सिंपल, 11th स्टैंडर्ड से यही पढ़ते आ रहे हो। 3 टाइप की असेट्स आपको याद रखनी है, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स। सर प्लीज़ कोई डिफरेंस समझा दो, फटाफट से समझ में आ जाए। तो देखो, करंट असेट्स, फिक्स्ड असेट्स एंड इंटेंजिबल असेट्स में फ़र्क क्या है। ऐसी असेट्स जो आप आराम से बेच सकते हो और 1 साल के अंदर अंदर आप कैश में उसको कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज़ करंट असेट्स। अब एक एग्जांपल लेता हूँ कि चलो बिल्डिंग, ये फिक्स्ड असेट है कि करंट असेट्स है। आई एम रिपीटिंग, बिल्डिंग फिक्स्ड असेट है कि करंट असेट है। ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट हु इज़ लिसनिंग मी राइट नाउ, यू माइट हैव आंसर दैट इज़ फिक्स्ड असेट, बट यू आर रॉन्ग गाइस, इट कैन बी करंट असेट्स। क्योंकि बिल्डर के लिए तो फिर बिल्डिंग करंट असेट नहीं होगा, वो उसका स्टॉक नहीं है। बिल्डर क्या करता है, बिल्डिंग बनाता है और बेचता है। अगर बिल्डर फिक्स्ड असेट मान लेगा बिल्डिंग को, तो फिर वो बेचेगा क्या, उसको बेचना है ना, वो फटाफट से उसको सेल करके कैश में कन्वर्ट कर लेता है। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, ये जो नाम मैं लेता हूँ ना, बिल्डिंग, लैंड, ये फिक्स्ड असेट, डायरेक्टली आप उसको मत बोल देना। आप सोचना कि क्या वो उसके बिजनेस पर्पस के लिए है। अगर बिजनेस पर्पस के लिए है, बिल्डर लोग जो लैंड परचेज करके, बिल्डिंग परचेज करके बेच लेते हैं उसको, तो फिर वो उसके लिए करंट असेट हो गया, वो स्टॉक हो गया, समझ रहे हो। लेकिन हम जैसे नॉर्मल इंसान, हम स्टूडेंट्स हैं, हालांकि मैं टीचर हूँ, आप लोग स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग बिल्डिंग परचेज सेल नहीं करते हो। अगर आपके नाम पे कोई बिल्डिंग है, वो फिक्स्ड असेट हो गया। तो गाइज ऑलवेज रिमेंबर, असेट अगर कन्वर्ट होती है 1 साल के अंदर अंदर कैश के अंदर, और आपका वो बिजनेस है, तो वो आपका स्टॉक करंट असेट माना जाएगा। लेकिन बाकी चीज़ें जो फिक्स रहती है, वो आप उसको बेचते नहीं हो और वो कैश के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकती है 1 साल के अंदर, तो वो क्या हो गया, फिर फिक्स्ड असेट हो गया। असेट्स की आखिरी कैटेगरी, इंटेंजिबल असेट्स। दीज असेट्स आर नॉट प्रेजेंट फिजिकली। ये इंटेंजिबल नेचर की है, आप उसको टच नहीं कर सकते हो, आप उसको फील नहीं कर सकते हो। आ रहा है समझ में। तो गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाएगी। नेक्स्ट इज़ आस्क एंड ऑफ़र। इसके साथ साथ हमको पेज नंबर 6.6 का बिड भी लेना है, लेकिन पहले आस्क एंड ऑफ़र समझते हैं। देखिए पहले क्या लिखा है वो पढ़ता हूँ। द लोवेस्ट प्राइस, आप अपनी बुक में लोवेस्ट प्राइस को सर्कल कर देना। द लोवेस्ट प्राइस एट विच ओनर को भी सर्कल कर देना, इज़ विलिंग टू सेल हिज सिक्योरिटी, सेल पे सर्कल कर देना। ये 3 सर्कल से हमको ये पता चलता है कि एक ओनर है एक असेट का जो कुछ बेचना चाहता है कि नहीं। ठीक है, अब सिक्योरिटीज़ की दुनिया के बाहर अगर हम बात करें, नॉर्मल बाइंग सेलिंग की बात करें, तो लेट्स से कि भाई आम का सीज़न है, तो आप आम खरीदने गए, लेट्स से हाफुस आम आप खरीदने गए, और बार्गेनिंग करते हुए आपने भाव पूछा कि भाई क्या भाव है, पूरी पेटी आपको खरीदनी है, पूरा बॉक्स खरीदना है। तो वो जो बेचने वाला है वो बोलता है कि भाई 1500 रुपये में 4 डज़न, 48 पीसेस फॉर हाउ मेनी रुपीज़, 1500 रुपीज़। नाउ यू नो वेरी वेल कि भाई ये तो उनकी स्टार्टिंग प्राइस है, अगर आप उसको बार्गेन करोगे तो वो 1000 रुपये तक रेडी हो जाएगा। लेकिन वो रेडी होगा, आई एग्री, और उसकी भी कोई लिमिट होगी ना। अगर आप बोलोगे कि 200 रुपये में दे दो, तो वो 200 रुपये में थोड़ी एग्री होगा। वो क्या बोलेगा कि नहीं, इतना कम तो नहीं चलेगा, आप चले जाइए, कोई दूसरे को मैं बेच दूँगा। सो यू विल लूज़ एट दिस टाइम। वाई? बिकॉज ही इज़ रेडी टू रिड्यूस द प्राइस, बट टू सर्टन एक्सटेंट। आप 1000 रुपये बोलो, 1000 रुपये तक वो दे सकते हैं, उसका मार्जिन कम करके वो 1000 रुपये लास्ट 1000 रुपीज़ में वो सेल कर सकते हैं। बट इफ़ यू कीप द प्राइस लाइक 200, 300, विल ही अग्री टू सेल? नो। सो उसकी जो आखिरी प्राइस है और वो प्राइस के नीचे तो वो कभी नहीं बेचेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, आस्क एंड ऑफर। सो यहाँ पर जो भी एसेट का ओनर है वो उसकी एसेट बेचना चाहता है, लेकिन कम से कम उतना तो वो लेगा ही, उससे नीचे वो नहीं बेचेगा। सो इन आवर एग्जाम्पल 1000 वॉज आस्क एंड ऑफर। नाउ टर्न द पेज नंबर 6.6 पे आपको बिड मिलेगा। ऊपर से जब आप शुरू करोगे तो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट आपको मिलेगा बिड। अब ज़रा ये पढ़िए, ये क्या है। इट इज़ द हाइएस्ट प्राइस, नाउ सर्कल द वर्ड हाइएस्ट प्राइस। A buyer is willing, circle the word buyer, to pay for a stock. It is opposite of ask and offer, circle the word opposite.
देखिए ये साफ साफ ये बयां कर रहा है कि वो आस्क एंड ऑफ़र का ऑपोजिट है। आस्क एंड ऑफ़र में सेलर कम से कम उतना तो चार्ज करेगा ही, उससे नीचे वो नहीं बेचेगा, दैट इज़ 1000 रुपीज़ इन आवर एग्जाम्पल। अब यहाँ बायर के एंगल से देखिए, बायर ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगा। बायर 1000 में एग्री नहीं हो रहा है, बायर बोल रहा है कि नहीं मैं 800 रुपीज़ दूँगा। तो यहाँ पर आस्क एंड ऑफ़र 1000 है लेकिन बिड कितना है, 800 है। बिड कितना है, 800। बिड ऑलवेज बायर के साइड से देखना है, यू हैव टू रिमेंबर बी राइट, बी फॉर बिड, बी फॉर बायर। तो बिड बायर के एंगल से देखा जाता है, बायर ज़्यादा से ज़्यादा कितना देगा। तो बायर बोल रहा है कि नहीं इस आम के बॉक्स के मैं 800 दूंगा, उससे ज़्यादा मेरे पास नहीं है। तो सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है तो फिर मैं नहीं बेचना चाहता क्योंकि मेरा आस्क एंड ऑफ़र कितना है, 1000 रुपीज़। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन आस्क एंड ऑफ़र एंड बिड। उसी तरीके से ये सिक्योरिटीज़ एंड शेयर के मार्केट में भी होता है। जो सिक्योरिटीज़ का ओनर होता है वो अपना प्राइस, आखिरी प्राइस रखता है, वो क्या हो जाएगा, आस्क एंड ऑफ़र हो जाएगा। और सामने वो बोलेगा कि भाई मुझे इतने में चाहिए, तो वो उसका क्या हो गया, बिड हो गया। ए कैटेगरी में आखिरी पॉइंट ऑडिट, एंड आपकी सीए की लाइफ में पीछा नहीं छोड़ने वाला पॉइंट ऑडिट बहुत इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन लेवल पे ही इसको क्लियर कर देना। सीआईडी की टीम दिख रही होगी आप लोगों को स्क्रीन पे। अब मुझे बताइए क्या ये लोग ऑडिटर्स हैं, क्या ये लोग ऑडिटर्स हैं? जी नहीं, ये लोग क्या है, इन्वेस्टिगेटर्स हैं, दे आर नॉट दी ऑडिटर्स। ऑडिटर कभी भी नेगेटिव माइंड से एंटर नहीं होता है। अब देखो ये एसीपी प्रद्युमन साहब जो हैं वो गुस्से में होते हैं, मतलब वो लोग ऑलरेडी सेट होते हैं कि भाई क्राइम तो हुआ है, खून हुआ है, बस खाली फाइन करना है। मतलब वो लोग नेगेटिव माइंड से जाते हैं कि ऑलरेडी समथिंग हैज़ हैपेंड। बट ऑडिटर लोग कभी भी नेगेटिव माइंड से एंटर नहीं करते हैं। नेगेटिव माइंड इन द सेंस वो लोग मान नहीं लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में गड़बड़ है। वो लोग क्या बोलते हैं कि सी वी आर न्यूट्रल, वी आर वॉच डॉग्स। हम ये भी नहीं बोलते कि सब कुछ सही है, हम ये भी नहीं बोलते कि सब कुछ ख़राब है। बस हमको बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे दो, हम उसका केयरफुल स्टडी करेंगे, हम उसका केयरफुल रिव्यू करेंगे और फिर हम आपको बता देंगे कि आपका बैलेंस शीट, आपका प्रॉफिट एंड लॉस ट्रू एंड फेयर है कि नहीं। क्या ट्रू एंड फेयर मतलब सही है कि नहीं, जस्टिफाइबल है या नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, ऑडिटर बोलेंगे। नाउ बी कैटेगरी का फर्स्ट पॉइंट, बैड डेट्स। वसूली भाई का फ़ोटो दिख रहा है, गोलमाल का बहुत ही फेमस कैरेक्टर है। चाहे जितने भी पार्ट्स गोलमाल के बन जाए, ये भाई का काम एक ही रहने वाला है, ये लोगों के पास से पैसा ही वसूलता रहेगा, क्योंकि लोग उसका करके चले गए हैं, लोग उसका पैसा खा चुके हैं। अब वसूली भाई की बैलेंस शीट में जो दिखता है वो खाली बैड डेट्स ही दिखता है। सो क्या हो गया, बैड डेट्स मतलब हमारा पैसा कोई लेके चला गया है और हम उसको रिकवर नहीं कर पा रहे हैं, या तो हमारे पास से कोई गुड्स लेके गया है क्रेडिट पे बोल के पैसा बाद में दूंगा, लेकिन अभी तक पैसा रिकवर नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स। नाउ बिफोर जंपिंग टू बैड डेट्स हमको ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डेट्स चीज़ अलग है और बैड डेट्स चीज़ अलग है। डेट मतलब क्या कि भाई हमको किसी के पास से पैसा रिकवर करना है, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ है कि वो रिकवर हो सकता है और रिकवर नहीं हो सकता है। अगर आपका पैसा रिकवर हो जाएगा तो उसको हम गुड डेट्स बोलेंगे कि वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन अगर ये कंफर्म है कि अब ये पैसा जा चुका है, वो कभी भी रिकवर नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स बोलेंगे। अगला पॉइंट है बैलेंस शीट, जो कि आपका होमवर्क रहने वाला है गाइस, और एक हैक बता रहा हूँ। बैलेंस शीट की डेफिनेशन में कुछ गड़बड़ है। मैं चाहता हूँ कि मुझे पता चले आप कितना मेरा वीडियो सुन रहे हो। आप बैलेंस शीट की डेफिनेशन पढ़ने के बाद मुझे वो प्रॉब्लम बताओ कि कहाँ पर है, कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। ये आपका टास्क रहेगा, इसको कंप्लीट ज़रूर करना। फाइंड द मिस्टेक इन बैलेंस शीट डेफिनेशन एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे वो मिस्टेक बताइए। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बॉन्ड्स, एक लॉन्ग टर्म प्रॉमिसरी नोट। Look at the first line they've written, long term promissory note. Bonds 5 years, 10 years, 20 years तक के हो सकते हैं, इसको हम रिन्यू भी करवा सकते हैं। अब ये क्या होता है, बॉन्ड एक डॉक्यूमेंट होता है। लेट्स से कि मुझे पैसों की ज़रूरत है और आप लोग मुझे खूब सारा पैसा प्रोवाइड करते हो, बदले में मैं आपको जो दूंगा वो बॉन्ड दूंगा, जिसमें मेरा नाम रहेगा, आपका नाम रहेगा, कितनी अमाउंट आपने दी वो रहेगा। अब मुझे आपको रीपे तो करना है कुछ सालों के बाद, तो खाली रीपे नहीं करूँगा, उसके साथ में इंटरेस्ट भी रीपे करूँगा, मेन अमाउंट के साथ इंटरेस्ट भी दूंगा। तो टोटल अमाउंट मैच्योरिटी में मैं आपको कितना दूंगा,
ये सारी चीज़ें वो डॉक्यूमेंट पे रहेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको संभाल के रखना है, ये आपकी असेट है, ये आपकी सिक्योरिटी है। अगर मेरा वाइंड अप हो गया, अगर मेरी कंपनी लिक्विडेशन में चली गई, तो अगर ये आपके पास बॉन्ड होगा तो ये सिक्योर्ड माना जाएगा, आपको पहले प्रेफरेंस देंगे, आपको पहले पैसे रिकवर करके देंगे, तो आपका पैसा बिल्कुल सेफ़ रहेगा। ठीक है। अगला पॉइंट है बुक वैल्यू। इसके दो मीनिंग है। पहली लाइन जो लिखी है, बुक वैल्यू मीन्स टोटल असेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज़, ये एक्चुअली नेटवर्थ का डेफिनेशन है। तो आप उस पूरी लाइन को सर्कल करके वहाँ पे लिख दीजिए नेटवर्थ। क्या लिखना? नेटवर्थ, मतलब कंपनी की वैल्यू। आज जितनी भी कंपनीज बिकती है कि भाई ये कंपनी ने इसको ख़रीद लिया इतने रुपए में, तो वो कैसे नक्की होता है, कैसे फंड्स नक्की होते हैं कि इतने रुपए में ही बेचना है या इतने में ख़रीदना है, तो वो नेटवर्थ के हिसाब से होता है। और सेकंड मीनिंग बुक वैल्यू का जो होता है वो है कि आपने अपनी बैलेंस शीट में जो भी अमाउंट्स मेंशन करी हुई है बैलेंस शीट में, और वो भी असेट्स में, ऑलवेज़ याद रखना बुक वैल्यू ऑफ असेट्स होता है। बुक वैल्यू ऑफ असेट्स होता है आपकी फिक्स्ड असेट, आपकी इंटेंजिबल असेट, आपकी करंट असेट्स, आपकी मिसलेनियस असेट्स, जो भी असेट्स है आपकी, उसकी अमाउंट जो आपने बाहर कॉलम में दिखाई दी है, वो आपको क्या बोलना है, उसको बुक वैल्यू बोलना है। सो बुक वैल्यू इज़ नथिंग बट द अमाउंट ऑफ द असेट्स शोन इन द कंपनीज बैलेंस शीट। ठीक है। और मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू डिफ़र हो सकती है। अगला पॉइंट है ब्रेक इवन पॉइंट, अ सिचुएशन ऑफ नो प्रॉफिट नो लॉस। देखिए, जो भी आप बिज़नेस करोगे उसमें आपको पहले इन्वेस्ट करने की ज़रूरत रहेगी, आपको थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा। यू हैव टू इनकर एक्सपेंडिचर। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि मुझे क्लास ओपन करना है, सीए के क्लासेस रन करने हैं, तो मैंने क्या किया, क्लासरूम ख़रीदा या तो फिर रेंट पे लिया, जो भी हो। मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट किया, दैट वाज ऑफ 10 लाख रुपीज़, 10 लाख रुपए का मैंने इन्वेस्टमेंट किया। फिर मेरा एडमिशन शुरू हुआ। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि 20 स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन टुक द एडमिशन। कितने? 20 स्टूडेंट्स ऑफ फाउंडेशन टुक दी एडमिशन्स। और सारे कैलकुलेशन के बाद आप लोगों की फ़ीस आई, मैंने मटेरियल आप लोगों को दिया, तो ये सारे खर्चे माइनस करने के बाद जो मेरा पर स्टूडेंट प्रॉफिट है वो है 10,000 रुपीज़। कितना? 10,000 रुपीज़। अब अगर मेरा पर स्टूडेंट प्रॉफिट है 10,000 और मेरे पास 20 लोगों ने एडमिशन लिए हैं, तो मेरा 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया कि नहीं हो गया? यस, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। बट गाइस, ज़रा सोचिए, क्या मेरा एक्सपेंस अभी तक रिकवर हुआ है? क्या मैं प्रॉफिट में एक्चुअली जा रहा हूँ? तो आंसर विल बी नो। क्यों? क्योंकि अभी तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है? 2 लाख हुआ है। मेरे अभी भी 8 लाख रुपए रिकवर करने बाकी है। जब मैं 8 लाख रुपए रिकवर कर लूँगा तब मैं मानूंगा कि हाँ भाई, अभी मैंने बिज़नेस में ना प्रॉफिट किया है ना लॉस किया है। फिर मैं एक्चुअली प्रॉफिट करना शुरू करूँगा आफ्टर अर्निंग प्रॉफिट ऑफ ₹10 लाख। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कि आपके सारे एक्सपेंसेस रिकवर हो जाएं, उतना आपको सेल्स मिनिमम करना पड़ेगा, उतना आपको प्रॉफिट मिनिमम करना पड़ेगा। तो मुझे ऐसे कितने स्टूडेंट्स गाइस चाहिए कि मेरे 10 लाख रुपए रिकवर हो जाए? तो ज़रा सोचिए, पर स्टूडेंट कितना इनकर हो रहा था? 10,000 प्रॉफिट हो रहा था इनकर, है कि नहीं? और अब ऐसे कितने एडमिशन्स मुझे चाहिए? तो ज़रा सोचिए, 10 लाख रुपए को अगर आप 10,000 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 100। कितना आंसर मिलेगा? 100। तो मेरे को एटलीस्ट 100 एडमिशन्स चाहिए टू रिकवर माई एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ऑफ 10 लाख रुपीज़। गेटिंग द पॉइंट ऑफ ब्रेक इवन? अगर ब्रेक इवन पॉइंट में कोई भी डाउट है, प्लीज़ इसको रिवाइंड करके प्ले कीजिए और कमेंट बॉक्स मुझे बताइए क्या डाउट है। मैं आगे बढ़ता हूँ। बजट। लॉकडाउन में सबसे इम्पॉर्टेंट काम बजट ने किया है। हर घर में बजट बनना शुरू हो गया है, चाहे वो दिमाग में हो चाहे ऑन पेपर हो, बजट बनता ही है। खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते हो, खर्चा करने से पहले 10 बार सोचते हो। महंगी चीज़ें अब आप ख़रीदना बंद कर दिया है आप लोगों ने, क्योंकि बजट आपको अलाउ नहीं करता है। लॉकडाउन में इनकम पूरी बंद है और एक्सपेंसेस उतने ही हो रहे हैं। तो अब आपको करना क्या है कि जो भी इररिलेवेंट एक्टिविटीज़ हैं, जो भी ऐसे खर्चे हैं जो कि अभी फ़िलहाल के लिए वांट्स है, नेसेसिटीज़ नहीं है, वो खर्चे बंद कर देने हैं बिकॉज ऑफ बजट।
So budget is a planning where to do expenses, how to do expenses, how much to do expenses, in what areas, in what sectors. ठीक है, डेफिनेशन पढ़ लेना, कोई भी डाउट हो मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, कमेंट एक भी नहीं आती है मेरे वीडियोस पे, प्लीज़ आप लोग कमेंट करना मत भूलना। आगे बढ़ते हैं, बेरिश या तो फिर बेयर्स। अब काफ़ी लोग इसको बियर भी बोलते हैं, ये बियर नहीं है, ये बेयर है, बेयर्स। आई डोंट नो वेदर आई एम प्रोनाउंसिंग प्रॉपरली और नॉट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेयर्स क्या होता है, आप लोगों ने ये भालू देखा है ना, ये जो भालू होता है ना, उसकी अटैक करने की एक स्ट्रेटजी होती है, वो नीचे अटैक करता है, मतलब उसके जो पावर है ना वो ऊपर वाले ने सिर के पॉइंट पे दी है, उसकी जो आँखें हैं उसके बीच में उसका जो सिर है ना, वहाँ पर उनका पूरा शक्ति इकट्ठा होता है। वो दुश्मन को हमला जब करता है वो नीचे गिराने की कोशिश करता है, और वहाँ से ही कंसेप्ट आ गया बेरिश का। जब स्टॉक की प्राइसेस, स्टॉक इन द सेंस शेयर्स की प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे गिर रही हो तो उसको हम बोलेंगे बेरिश मार्केट। क्या बोलेंगे? बेरिश मार्केट। लॉकडाउन का सिचुएशन आप देख लीजिए, शेयर मार्केट की हालत देख लीजिए, डॉलर का प्राइस देख लीजिए, डॉलर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, रूपी वीक होता जा रहा है, 76.80 मैंने सुना था 2 दिन पहले, आज का भाव क्या है आप देख लेना। ऐसे टाइम पे स्टॉक मार्केट हिल चुका है, हॉल्ट हो जाता है, हॉल्ट मतलब स्टॉक मार्केट बंद करा जाता है 1 घंटे 2 घंटे के लिए, उतनी प्राइसेस गिर रही है, तो मार्केट क्या हो गया? बेरिश मार्केट हो गया, नीचे गिर गया। अब जो लोगों की सोच ऐसी होती है कि भाई भाव अभी गिर रहे हैं, शेयर सस्ते हो रहे हैं, फ्यूचर में यही शेयर के भाव बढ़ जाएंगे, तो लाओ ने भाई शेयर खरीद लेते हैं, तो वो लोग पॉजिटिव माइंडेड, वो लोग ऑप्टिमिस्टिक सोचते हैं, वो लोग सोचते हैं कि वो भाव बढ़ेंगे, तो काफ़ी सारे लोग ऐसे टाइम में शेयर्स को बाई भी कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग बेरिश मार्केट को अज्यूम करते हैं कि वो मार्केट आगे बुलिश होने वाला है। क्या होने वाला है? बुलिश होने वाला है। तो ज़मीन आसमान का डिफरेंस समझ रहे हो बेरिश बुलिश में? बेरिश मतलब प्राइसेस का गिरना और बुलिश मतलब प्राइसेस का उठना। अब बुल समझते हो ना, बुल को क्या बोलते हैं? गाय भैंस क्या बोलते हैं पता नहीं, बुल जो है वो जब अटैक करता है वो नीचे से दुश्मन को ऊपर उठाने की कोशिश करेगा। आप लोगों ने बुल फाइट देखी है, आप लोगों ने काऊ फाइट देखी है, वो जो उसके सींग होते हैं ना वो भरा देते हैं दूसरे सींग में, बराबर, और फिर नीचे से उठाते हैं, तो ये उठाना माना जाएगा कि स्टॉक प्राइसेस क्या हो गए? अप हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या बोल रहा हूँ? तो स्टॉक मार्केट में शेयर्स के प्राइस गिरना वो क्या हो गया? बेरिश मार्केट। और स्टॉक मार्केट में प्राइसेस का बढ़ना वो क्या हो गया? बुलिश मार्केट। नाउ लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन कि अगर कंसिस्टेंटली कोई शेयर के भाव बढ़ रहे हैं, आई एम टेलिंग बढ़ रहे हैं, तो वो कौन सा मार्केट हो गया? बुलिश मार्केट। ऐसे सिचुएशन में क्या आप कोई शेयर परचेज करना चाहोगे? टेल मी द आंसर। सोचो इस पॉइंट पे कि भाई रिलायंस का शेयर बढ़ता ही जा रहा है, 60 का 65, 65 का 100 का 120, 120 का 150, क्या आप उसको परचेज करोगे? नाउ स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू क्या हो सकता है इस सिचुएशन के अंदर। अगर मेरे जैसा कोई थिंकर हो तो मैं चाहूँगा कि अभी प्राइस बहुत ही बढ़ रहे हैं, इसको ख़रीद लेना चाहिए, क्योंकि ये और आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो हाई प्राइसेस है ना, वो बढ़ते जा रहे हैं, तो पॉसिबल है कि भाई वो और भी आगे बढ़ेगा, तो मैं वो शेयर परचेज़ कर लूँगा। लेकिन कोई ऐसा भी सोचता होगा कि ये बढ़ गया, अभी मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, ये भाव जब गिरेगा तो वो कम प्राइस में मैं ख़रीद लूँगा, और फिर जब उसका प्राइस बढ़ेगा मैं उसको बेच लूँगा। तो देयर आर 2 टाइप ऑफ थिंकर्स। सोच लोगों की अलग हो सकती है, बेरिश हो सकती है, बुलिश हो सकती है। ठीक है, गेटिंग द पॉइंट? ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ बेस प्राइस। व्हाट इज़ इट? बेस प्राइस। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोगों को मालूम है कि मेरे है ना 10th स्टैंडर्ड में 84% आए थे। 84%, कितनी अच्छी बात है 84%। आप सोचते हैं कि सर बहुत अच्छी बात है 84%, तो लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे 9th स्टैंडर्ड में 98% थे। मेरे 9th स्टैंडर्ड में 98% है। अब आप सोचोगे कि सर ये तो गिर गया, तो अब आप बोल रहे हो गिर गया, पहले शायद सोचा होगा 84% तो बहुत ज़्यादा है,
क्यों पता है? क्योंकि मैंने आपके पास जो डेटा रखा था ना, मैंने कोई बेस ही नहीं रखा था, मैंने कंपैरिजन के लिए कोई बेस ही नहीं रखा था। तो व्हाट इज़ बेस प्राइस? शेयर का भाव जब भी अप डाउन होता है वो बेस के साथ कंपेयर किया जाता है। बेस प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस। क्या होती है? बेस प्राइस होती है ओपनिंग प्राइस, और उसके बाद मिनिमम मैक्सिमम डिसाइड होता है। लेट्स से ओपनिंग प्राइस ऑफ द शेयर ऑफ मारुति सुजुकी इज़ 200 रुपीज़। एक्चुअल अलग हो सकता है, मैं खाली एग्जांपल ले रहा हूँ। मारुति सुजुकी का शेयर 200 रुपीज़ ओपनिंग प्राइस था, ये उसका बेस प्राइस हुआ। फिर दिन के एंड में वो हो गया 195, तो वो 5 डाउन गया, या तो वो हो गया 210, तो वो 10 अप गया। तो बेस प्राइस क्या होती है? बिगिनिंग प्राइस होती है, जिससे कंपैरिजन क्लियर होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज़ बास्केट ट्रेडिंग। कैडबरी सेलिब्रेशंस का एग्जाम्पल इसके लिए बहुत ही एकदम यूनिक रहेगा। बास्केट ट्रेडिंग कैडबरी सेलिब्रेशन से इस तरीके से कनेक्टेड है कि जब आप ये कैडबरी सेलिब्रेशंस ख़रीदने जाते हो ना, तो अंदर बॉक्स के अंदर बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं। नॉर्मल कैडबरी होती है, जेम्स होती है, फिर 5 स्टार होती है, पर्क होती है कि नहीं? वेराइटीज़ होती है कि नहीं? उसी तरीके से बास्केट ट्रेडिंग का भी कंसेप्ट बहुत ह्यूज इन्वेस्टर्स के लिए ओपन रहता है। वो लोग बास्केट ट्रेडिंग के अंदर एक साथ 15 या तो 30, 15, यहाँ बुक में 15 नहीं दिया है, 15 या तो 30 टाइप्स की सिक्योरिटीज़, अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग सिक्योरिटीज़, वो लोग एक साथ बल्क में सेल कर सकते हैं। तो इट्स अ पैकेज, इट्स अ कॉम्बो ऑफर कि आप अपनी 30 या 15 स्क्रिप्ट्स ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो एक साथ। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? बास्केट ट्रेडिंग। लुक व्हाट दे हैव given in the definition. Basket trading is a facility by which investors are in the position to buy or sell, खरीद भी सकते हो, बेच भी सकते हो, all 30 scrips of Sensex in the proportion of the current weight of the Sensex in one go. वेट के हिसाब से, वेट्स कैसे डिटरमाइन होते हैं आगे आपको एक पॉइंट आएगा, उसके अंदर मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए आपको ये समझना है कि ये कॉम्बो पैकेज है। अलग अलग कंपनीज़ की अलग अलग सिक्योरिटीज़ आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन में, रिलायंस का शेयर ले लिया, मारुति सुजुकी का शेयर ले लिया, सिप्ला का शेयर ले लिया, रेनबैक्सी का उठा लिया, ठीक है, L&T का ले लिया, इन्फोसिस का ले लिया, ऐसे 30 स्क्रिप्ट्स आप खरीद सकते हो और आप उसको बेच भी सकते हो एट वन गो। ठीक है। बेयर मार्केट मैंने ऑलरेडी समझा दिया है ऊपर बेयर्स के टाइम पे, तो ये आपका होमवर्क रहेगा।